नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। 50 प्रश्न की श्रृंखला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उद्योग पर कर लगाना जाना चाहिए? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत ह्रास नियम। तो उद्योग पर कर लगाना चाहिए तो उसका आंसर हो जाना चाहिए उत्पत्ति ह्रास नियम में कार्यरत जितने भी व्यवसाय उद्योग हैं उन पर कर जरूर लगना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। किस कर को कोई उत्तराधिकारी उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है? उत्पत्ति की मात्रा पर आधारित लाभ पर लगाया गया कर, कुल आय पर लगाया गया कर, लाभ व कुल आय दोनों पर लगाए गए। तो कोई उत्तराधिकारी उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर देता है तो उसे हम उत्पत्ति मात्रा पर आधारित कर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी छोड़ी हुई संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संपत्ति कर या परिवर्तन कर या उत्तराधिकार कर या पूंजी कर। तो जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर्स को मिलती है, जिसको हम उत्तराधिकार भी कहते हैं। और जब उत्तराधिकारी पाएगा तो उस कर को हम उत्तराधिकार कर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 है कि मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों में बंटने से पूर्व लगे कर को क्या कहते हैं? पूर्व लगे कर मतलब लगा भी कर नहीं है, तो जब लगा ही नहीं है तो ये कर तो होगा ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं जायदाद कर के नाम से जानते हैं। मतलब मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकार में बंटने के पूर्व कर को क्या कहते हैं? तो उसको हम जायदाद कर कहते हैं। 54 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 का, किस देश की विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देनों पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब किस देश की विदेशी मुद्रा, तो उसे हम मुद्रा कर, टोबिन कर, आयात कर या लेन देन कर। तो अगर किसी विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देनों पर जो कर लगाया जाता है उसको हम टोबिन कर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। करदान क्षमता की सीमा उस बिंदु पर आती है जहां पर करारोपण से उत्पादन प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? तो ये पूछा गया है, किसका है? डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर एलिंगन, मैसन, प्रोफेसर फिंडली सिराज। तो आंसर हो जाएगा मैसन जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। तो करदान क्षमता सीमा उस बिंदु पर आती है जहां पर करारोपण से उत्पादन प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उत्पादन के हर चरण पर बढ़े हुए मूल्य की मात्रा पर करारोपण किया जाए, मतलब उत्पादन के हर चरण पर, मतलब जितना हो रहा है हर चीज़ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर, सनवैट या वेट या मात्रा कर। तो इंडिया में पहले जो कर लगता था उसका नाम था वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। तो मूल्य वृद्धि तो मूल्य वर्धन कर या वैट के नाम से जानते हैं। तो 57 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांशतया बिक्री कर का भुगतान किनके द्वारा किया जाता है? तो बिक्री कर का जो भुगतान है वो कौन करेगा? जो खरीदेगा या उत्पादक, विक्रेता या सरकार या क्रेता। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं मगर सब पर वसूल जो किया जाता है जो परचेजर होता है उसी से ही। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 59
59 है किसी देश के निवासियों को करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। समाज में धन का वितरण, जनसंख्या की मात्रा, करदाताओं की मनोवृत्ति या सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा कि किसी देश के निवासियों की करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। तो समाज में धन का वितरण, जनसंख्या की मात्रा और करदाताओं की मनोवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में कर प्रणाली में सुधार हेतु गठित समिति कौन है। मतलब किसने भारत में कर सुधार से रिलेटेड दिया है। तो राजा चलैया, राज समिति, चक्रवर्ती समिति या सहकारिता समिति। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज चलैया समिति ने कर प्रणाली के सुधार हेतु गठित समिति की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में मोड वैट की सिफारिश किसने की थी। तो ये क्वेश्चन है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो झा समिति, चक्रवर्ती समिति या वाणिज्य कर आयोग या राजा रमन्ना समिति। तो हमारे देश में जो मोड वेट की सिफारिश की थी उनका नाम था झा समिति के नाम से जानते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सेंट्रल वैट आरोपित किया जाता है संपूर्ण उत्पादन के अंतिम मूल्य पर, उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत पर, उत्पादन व बिक्री के अंतिम मूल्यों पर, उत्पादन के मध्य बिक्री के प्रत्येक चरण पर। तो जो सेंट्रल वैट होता है वो जो उत्पादित वस्तु होता है उसके बिक्री के अंतिम मूल्यों पर लगता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यदि आय की मांग बेलोचदार हो, मतलब आय जो हो वो बदले ही ना, तो कर की दर बढ़ा दो। यदि आय की मांग लोचदार हो तो कर की दर घटा दो। यह कथन किसका है। मसग्रेव, डाल्टन, फिंडले या इनका। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। मांग बेलोचदार है मतलब सबकी ज़रूरत है। मांग लोचदार है मतलब एक लग्जरी आइटम यूज़ कर रहे हैं, अगर आवश्यकता कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया सामाजिक और सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास की सिद्धांत किसने दिया है। तो डाल्टन ने दिया है। तो इसका 63 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, मोड वैट के पक्ष में कौन से तर्क दिए गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कौन से तर्क दिए गए हैं। तो 64 में प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक क्यों कर चोरी की संभावना बहुत कम है। उत्पादन मूल्य पर कर देय होने के कारण कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना। इसमें लागतों व कीमतों में चक्रीय वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए इसके ऑप्शन जो मोड वैट है वो इसके ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक जो है वो कर चोरी संभावना बहुत कम है। उत्पादन मूल्य कर देय होने के कारण कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आय की मांग बेलोचदार है, मतलब आय जो है वहीं अगर बेलोचदार है तो क्या करना चाहिए। मतलब आय जो है वो बदल नहीं रही, तो आयकर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आयकर लगाया और नहीं भी, आयकर की जगह सेवा कर लगाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन यही होगा कि आयकर ऐसे में लगाया जाना चाहिए, ये इसके साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस परिस्थिति में सरकार को करारोपण के स्थान पर कर ऋण लेकर साधन जुटाने चाहिए। किस स्थिति में, कि जब प्राकृतिक आपदा हो या मुद्रास्फीति हो या फिर सामान्य सरकारी खर्च या अनार्थिक। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सरकारी खर्चा हेतु। नेक्स्ट है 67, हमारे देश में बढ़ते हुए सरकारी ऋणों में क्या सम्मिलित नहीं है। जनोपयोगी सेवाओं का संचालन, आर्थिक स्थिरता एवं स्थायित्व लाना, राजनीतिक उद्देश्यों प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति,
अर्थव्यवस्था का समाजवादी स्वरूप। तो हमारे देश में बढ़ते हुए सरकारी ऋणों में कारणों में क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब हमारे देश में जो सरकारी ऋण है उसमें कौन सा एक कारण नहीं पूछा जा रहा है। तो जन उपयोगी के लिए तो होता ही है, ऑप्शन सही है। इससे आर्थिक स्थिरता भी लाई जाने के लिए करता है। राजनीतिक उद्देश्य और प्रशासनिक खर्चे भी करे जाते हैं, पर अर्थव्यवस्था का सामाजिक स्वरूप के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। दीर्घकालीन ऋणों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। वर्तमान पीढ़ी पर भार नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है क्योंकि भविष्य में पड़ेगा। मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा 68 में, ये गलत है। आर्थिक विकास हेतु उपयुक्त किया जाता है, बिल्कुल। भुगतान को सुविधाजनक भी होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण में से फिजूल खर्ची, बेकार के युद्ध और बुरी आर्थिक दशा उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसका है? डॉल्टन, स्मिथ, सिराज या केन्ज। तो जब फिजूल खर्चा करते हैं सार्वजनिक ऋण से तो बेकार के युद्ध और आर्थिक दशा होती है। तो इसको जो डिफाइन किया था वो किया था एडम स्मिथ ने, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऋण अनुत्पादक ऋण है? मतलब कौन सा ऋण ऐसा है जो उसमें उत्पादक उसको हम नहीं कहेंगे। लोहा इस्पात हेतु लगाया गया, बिल्कुल है, सही होगा। नदी घाटी हेतु, बिल्कुल होगा। बच्चों के लिए दोपहर के लिए भोजन के लिए लिया गया ऋण, तो ये उत्पाद नहीं कर रहा। खाद्य एवं सीमेंट वाला ये भी होगा, तो यही नहीं होगा और अनुत्पादक ही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए भोजन के लिए लिया गया ऋण जो है उसका कोई भी उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट है 71, यहाँ से क्वेश्चन है 71 से। निम्नलिखित में 71 ऐसे ऋण जिनका भुगतान ब्याज सहित एक निश्चित अवधि के भीतर कर देना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध ऋण, अशुद्ध ऋण, समयबद्ध ऋण या जमानती ऋण। तो ऐसे ऋण जिनका भुगतान ब्याज सहित एक निश्चित अवधि के भीतर कर देना होता है उसे हम शुद्ध ऋण के नाम से बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऋण व्यक्तिगत ऋण है? मतलब कौन सा ऋण जो है पर्सनली ऋण है। सड़क निर्माण हेतु लिया गया ऋण, बिल्कुल नहीं होगा। मकान निर्माण पर्सनल होता है। सिंचाई परियोजना का ऋण नहीं होगा। रेल परिवहन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, मकान निर्माण के लिए लिया गया ऋण। नेक्स्ट है सार्वजनिक चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा गलत है। इनसे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा उत्पादक कार्यों में होता है या मुद्रास्फीति की दर कम करने के लिए होता है, और सार्वजनिक ऋणों के चरणों में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब सही इसमें नहीं है, असत्य कहा जा रहा है। तो इससे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। इसका प्रयोग हमेशा उत्पादक कार्यों में होता है, मुद्रास्फीति को दर कम करता है या दीर्घकालीन उत्पादन परियोजना। तो सार्वजनिक ऋण तो उत्पादक परियोजना में लगाया जा सकता है, फिजूल खर्चा बढ़ाया जा सकता है, मुद्रास्फीति को कम भी किया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग हमेशा उत्पादक कार्यों में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 74 अगला है, घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो 74 में मंदी काल को दूर करना, कीमतों में कमी लाना, सरकार की आय में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को रोकना। तो घाटे का वित्त व्यवस्था मतलब होता है जब मंदी काल हमारे यहाँ ना आए,
क्योंकि हम लोग पहले से ही ऑलरेडी अपना बना के चलते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। घाटे की वित्त व्यवस्था के गुणक प्रभाव सकारात्मक के आधार पर सर्वप्रथम इसका समर्थन किसने किया? जो किया है एक तो कॉल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था के गुणक प्रभाव सकारात्मक होने के आधार पर सर्वप्रथम इसका समर्थन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेएम कीन्स ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऋण उत्पादक है? ठीक है, शिक्षा विकास के लिए लिया गया ऋण, पेंशन सुविधा के लिए लिया गया ऋण, बेरोजगारी भत्ता के लिए लिया गया ऋण, या ब्याज चुकाने के लिए। तो पेंशन सुविधा तो हो ही नहीं सकता है, इससे कोई उत्पादन, इनसे कोई उत्पादन नहीं है। तो केवल जब शिक्षा विकास पर खर्च होगा वो भी पूंजीगत वाला होगा उत्पादक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, जब सरकार घाटे की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है, मतलब घाटे की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक, हीनार्थ प्रबंधन या अतिरिक्त मुद्रा या राजकीय या करारोपण। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हीनार्थ प्रबंध। जब सरकार बजट घाटे की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है तो उसे हम हीनार्थ प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट है 78, घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या प्रभावित होता है? तो उसमें से सरकारी नियंत्रण, प्राकृतिक प्रकोप, सरकारी उत्पादन या उपभोग। तो इसका हो जाएगा जब घाटे की वित्त व्यवस्था होगा तो लोगों के सब पर उपभोग का ही असर पड़ता है। तो 78 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे युद्ध वित्त हेतु उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है? मतलब युद्ध के लिए प्रयोग, आंतरिक ऋण, हीनार सहायता, आर्थिक सहायता या करारोपण। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, करारोपण जो है वो नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है 80, बड़ी थैली से युद्ध जीतती है सबसे बड़ी तलवार नहीं, क्योंकि मुद्रा ही शक्ति है, या किसका कथन है? आर्थर, डेनियल, स्टीफन, रॉबर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल डिफो ने ही कहा था कि बड़ी थैली से युद्ध जीतती है जबकि सबसे बड़ी तलवार नहीं, क्योंकि मुद्रा की शक्ति है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सरकार की आंतरिक आय प्राप्ति का मुख्य साधन है? कौन सा है आय प्राप्ति का? सार्वजनिक ऋण, करारोपण, हीनार्थ प्रबंध या विदेशी सहायता या अनुदान। तो कौन सा साधन सरकार की आंतरिक आय प्राप्ति का प्रमुख साधन है? तो वो हो जाएगा सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय व राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों और उनके मध्य समन्वय का आशय क्या समझा जाता है? आर्थिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, संघीय वित्त या मौद्रिक प्रबंध। तो केंद्रीय व राज्य सरकार के वित्तीय संबंध के मध्य समन्वय, उसे हम संघीय वित्त के नाम से जानेंगे। 82 के ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। युद्ध के समय किसे लाभ की प्राप्ति होती है? गरीब मजदूर, मध्यम वर्ग, पूंजीपति या सेना के कर्मचारी। तो युद्ध के समय सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्ति होती है तो पूंजीपति को होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। आर्थिक विकास की दर बढ़ाने हेतु आवश्यक व्यय की व्यवस्था का सबसे उपयुक्त साधन किसे माना जाता है? करारोपण, सार्वजनिक ऋण, हीनार्थ प्रबंधन या विदेशी अनुदान। तो सार्वजनिक ऋण जो है वो आर्थिक विकास की दर बढ़ाने हेतु आवश्यक व्यय व्यवस्था का सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। विदेशी ऋणों के विपक्ष में कौन सा तर्क नहीं दिया जाता है? विदेशी ऋण अनुत्पादक होते हैं या फिर वे ज़रूरत के समय उपलब्ध नहीं होते हैं, विदेशी अनार्थिक उपवेश बनाने का खतरा है, अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप बढ़ना। तो विदेशों से ऋण हो तो तर्क ये तो दिया जा सकता है कि ज़रूरत के समय उपलब्ध नहीं होते हैं
और विदेशी आर्थिक उपनिवेश का होने का खतरा रहता है, अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप रहता है। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 86 पे चलते हैं। संघीय वित्त के सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकरूपता या मितव्यता, कुशलता का सिद्धांत। तो संघीय वित्त के सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा एकात्मक शासन व्यवस्था सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वह नीति जिसके तहत सरकार उच्च रोजगार, कीमत स्थिरता, विदेशी व्यापार में संतुलन, आर्थिक विकास में वृद्धि आदि करती है, तो उसे क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति, ऋण नीति, राजकोषीय नीति या विदेशी व्यापार नीति। तो आंसर बी हो जाएगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यात्मक वित्त का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? एपी लर्नर, ब्यूलर, फिंडले सिराज या एलिंगनर। तो आंसर हो जाएगा एपी लर्नर के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष भर की सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय की स्वीकृति योजना को क्या कहते हैं? सार्वजनिक आय की बात कही जा रही है, बजट, सार्वजनिक लेखा, सरकारी नीति या वित्तीय लेखा। यहाँ पर सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय की बात स्वीकृति है, तो वो होती है बजट के माध्यम से। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आय की असमानता को कम करने के लिए सरकार को निम्नलिखित में कौन सा उपाय काम में नहीं लाना चाहिए? अमीरों पर प्रगतिशील करारोपण करना चाहिए, नहीं लाना। गरीबों रोजगार में अवसर बिल्कुल। सार्वजनिक व्यय पर बड़ा भाग गरीबों के लिए बिल्कुल, पर सभी पर समान दर से करारोपण नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 राजकोषीय नीति के तहत रोजगार में वृद्धि हेतु क्या किया जाता है? सार्वजनिक व्यय की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। घाटे का बजट बनाना, तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जिस ढंग से सार्वजनिक वित्तीय उपागम समाज में कार्य करते हैं उसे कार्यात्मक वित्त कहा जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? सिराज, बी.आर. मिश्रा, एस.के. शर्मा या लर्नर का है? तो एपी लर्नर का ये है। 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक बजट की नहीं होती है? तो ये वर्ष भर जो है विवरण रहता है, बिल्कुल। नकदी का भी आधार होता है, बचतों को लौटाया भी जाता है, पर ये पंचवर्षीय योजना नहीं है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मद बजट में रखी हुई राशि के मतदान योग्य है? ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन, रक्षा पर किया गया व्यय, न्यायाधीशों का वेतन या पुराने ऋण का ब्याज चुकाना। तो बी रक्षा पर किया गया जो व्यय है वो बजट में लिखी गई उस पर मतदान योग्य है। नेक्स्ट है जब सरकार की आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तो उसे हम कौन सा कहेंगे? संतुलित, घाटे का, आपातकालीन या अधिक के बजट। तो वो घाटे का बजट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बजट सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? वार्षिक संतुलन का बजट है, चक्रीय है, और 96 में आधिक्य संतुलन नहीं है, प्रतिबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा, आधिक्य संतुलन का बजट। राज्य सरकार की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? निगम, कृषि आयकर, सीमा कर और आयकर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि आयकर जो है वो सही हो जाएगा। 97 का बी जो है वो नहीं। हमारे देश में बजट आलेख बन जाने पर उसे सर्वप्रथम किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आरबीआई या संसद। तो ये संसद में किया जाता है, और वो भी किसमें? लोकसभा में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है, बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय की एक स्वीकृति योजना होती है, या कथन किसका है? गेज स्टोन, ब्रेस्टबिल या गैडस्टोन। तो इसका बी हो जाएगा, रैन स्टोन जो है उसका है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की आय का एक स्रोत है? सीमा शुल्क, मनोरंजन, पथकर या वाहन कर? तो सीमा शुल्क जो होता है वो भारत सरकार का है, ये राज्य का है, ये भी राज्य का है और ये भी राज्य का है और ये केंद्र का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन थे 50। अगली श्रृंखला में फिर 50 मिलेंगे और आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।